हेलो एंड वेलकम टू द स्वाध्याय एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश क्राइसिस को लेकर। दरअसल हमने बांग्लादेश के ऊपर पहले से एक वीडियो में बात करी है, बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कुछ लीडर्स के बयान आए हैं जिसमें उन्होंने ये बोला है कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन है वो इंडिया में भी हो सकती है। मतलब यहाँ भी किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट हो सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर के हाउस को भी कब्जा किया जा सकता है और प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देकर इस देश से भागना भी पड़ सकता है। बट यह पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हमें इस पर डिस्कशन नहीं करना है कि बीजेपी, कांग्रेस या फिर कौन क्या बोल रहा है। हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन इंडिया में भी अराइज हो सकती है, या फिर हमें इस फैक्टर्स को भी देखना होगा कि बांग्लादेश से इंडिया कैसे अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एस्पेक्ट के जो ये बयान दिए गए हैं उसमें ये बोला गया कि पीएम के घर को भी इंडिया में प्रोटेस्टर कब्जा कर सकते हैं और पीएम को देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। सलमान खुर्शीद ने बोला है कि जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो इंडिया में भी आ सकती है। हालांकि बीजेपी ने इन्हें एनार्किस्ट बोला। एनार्किस्ट मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना हो, मतलब लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने बांग्लादेश में देखा, जैसे ही पीएम हसीना ने वहां पर रिज़ाइन किया उसके बाद लूटपाट शुरू हो गई, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ क्राइम कमिट होने लग गए। ठीक है, खासकर हिंदुओं के खिलाफ उनके घर जलाए गए, उनको मार दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब वहाँ पर कोई पुलिस तो है नहीं और आर्मी भी कितना कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, वो हर गली कूचे में तो आर्मी आप खड़ी नहीं कर सकते। तो जब वहाँ स्टेट ही नहीं है, किसी को लॉ का डर ही नहीं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ही नहीं है अब, तो इस वजह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का एक अब्सेंस देखने को मिला। इसी को हम एनार्किस्ट सिस्टम बोल सकते हैं, जहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो अब हमें डिस्कस करना है कि इस सिचुएशन में जो बयान दिए गए हैं उसमें क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया में भी बताते हैं कि वो सिचुएशन आ सकती है, और कैसे कौन, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया की सिचुएशन बांग्लादेश से अलग है। तो पहला सिनेरियो, तो सबसे पहले बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ क्यों? रिजर्वेशन की वजह से। अब आपको भी पता होगा इंडिया में भी रिजर्वेशन को लेकर बहुत प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे कई कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि जाट है, मराठा है, ठीक है, गुज्जर है, और कई दूसरी स्टेट की भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो रिजर्वेशन की बार बार डिमांड कर रही हैं। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ है जिनको रिजर्वेशन मिला है वो भी चाह रही है कि इनका और दायरा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो रिजर्वेशन को लेकर कभी भी जो गुस्सा है, जो प्रोटेस्ट है, वो आंदोलन बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक रिजर्वेशन वाला मुद्दा हमारे देश में भी है। दूसरा एक बड़ा चैलेंज है लॉन्ग टर्म रूल। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि हमारे देश में भी बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए और हम नेक्स्ट टर्म में हैं, मतलब 15 साल हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट रूल करेगी। तो इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिजिम के लिए डिसेंट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उससे में भी लोग गुस्सा आ जाता है। तो इस वजह से भी एक फैक्टर ये भी, क्योंकि वहाँ पर भी शेख हसीना का 15 साल से रूल चल रहा था, तो लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप बांग्लादेश की सिचुएशन देखोगे तो कोविड के बाद से उनकी इकोनॉमी लगातार डाउन हो रही थी। तो उससे हुआ क्या, उनकी जो इकोनॉमी है वो टेक्सटाइल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और जब कोविड के बाद में टेक्सटाइल सेक्टर डूबा तो उससे जो जॉब होती थी वो भी डिक्लाइन कर गई। तो अब सारे लोग कहाँ फोकस करने लगे, रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन ऑलरेडी वहाँ पर 30% था ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए जो कि हार्डली 1% भी नहीं थे उसकी पॉपुलेशन का, उनको 30% का रिजर्वेशन दिया जा रहा था। तो वो गुस्सा अपने आप ही नेचुरली बांग्लादेश में प्रोटेस्ट की तरफ चला गया। अगला जो एक बड़ा कारण है वो है पेपर लीक को। जी हाँ, पेपर लीक बांग्लादेश में भी एक बड़ी समस्या है। अगर आपने देखा होगा पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश में, उसमें एक इशू ये था कि वहाँ की जो बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएससी, वहाँ पर पेपर लीक हुआ था। ठीक है, और लगाया जा रहा था कि कुछ रूलिंग पार्टी के लोग भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, इस पूरे कांड में शामिल हैं। तो एक गुस्सा इस बात को भी लेके था कि पेपर लीक जो है वो एक बड़ी समस्या है जिसको एड्रेस नहीं कर रही रूलिंग गवर्नमेंट। और यही अगर आप इंडिया में देखोगे तो पेपर लीक भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नीट का पेपर लीक होने की संभावना थी, सीबीआई में भी उसने जांच करी। ठीक है, उसके बाद यूपी में कई पेपर लीक हुए, कांस्टेबल के, एसआई के, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए, राजस्थान में लगातार पेपर लीक हो रहे थे। तो पेपर लीक हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या थी और आज भी है। और इसी वजह से जो युवा वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है पेपर लीक को, क्योंकि वो साल भर प्रिपेयर करता है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता है, और बदले में जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तभी उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। अब उसको ये नहीं पता है कब ये मुद्दा सॉल्व होगा, कब वापस से एग्ज़ाम होगी, तब तक वो क्या करेगा, अपने घर वालों को क्या जवाब देगा। तो वो गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है जब पेपर लीक हो जाता है। तो ये कुछ कारण ऐसे थे जिसमें यह माना जा सकता है कि इंडिया में भी बांग्लादेश जैसी सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है। बट क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन इंडिया में हो सकती है?
तो इसके हमें कई एस्पेक्ट देखने होंगे। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो वैल्यू बेस्ड रही है। वैल्यू बेस्ड में सबसे ज़्यादा किस वैल्यू पे फोकस किया गया? नॉन वायलेंस पे। मतलब ये कि हम कितना भी प्रोटेस्ट करें, हम कुछ भी करें, हम अनशन करें, हम कुछ भी करें, हम नारे लगा दें, बट हमें अहिंसा फॉलो करनी है, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें वायलेंस नहीं करनी है। आज जितने भी देश में प्रोटेस्ट होते हैं उसमें ये देखा जाता है क्या वो प्रोटेस्ट वायलेंस, क्या उस प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ? अगर उस प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ तो पब्लिक कभी भी सपोर्ट नहीं करती। महात्मा गांधी जी की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में कि आज भी हमारे जितने प्रोटेस्ट होते हैं उनमें हम पूरी फोकस करते हैं, या जो भी प्रोटेस्ट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वो पूरी फोकस करते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंस ना हो। तो हिस्टोरिकल एक बड़ा एंगल है कि जैसा बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंस बेस्ड था, ठीक है, उन्होंने वायलेंस के दम पे वहाँ पे पीएम का रेजिग्नेशन ले लिया। हमारे इंडिया में अब वायलेंस के दम पर ये प्रोटेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते क्योंकि पब्लिक आपको कभी सपोर्ट करेगी ही नहीं अगर आपने वायलेंस का सहारा लिया तो। पहला एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल। बांग्लादेश का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वहाँ पर 8th अमेंडमेंट आया गया था। 8th अमेंडमेंट में ये किया गया कि अब बांग्लादेश में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें जो उनका रिलीजन होगा, जो स्टेट रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा। मतलब वहाँ के जो कंट्री है, बांग्लादेश की जो कंट्री है, उसका अपना एक रिलीजन है, मतलब इस्लाम एक उनका स्टेट रिलीजन है, ठीक है। और अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करोगे तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी हमारे देश का एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे देश में सेकुलरिज्म को फोकस किया जाता है। 42nd अमेंडमेंट में सेकुलरिज्म जो है वो हमारे प्रीएम्बल में एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है। तो इससे हुआ क्या कि उनकी जो कंट्री है वो एक पर्टिकुलर इस्लाम के बेसिस पे ऑर्गेनाइज होती है, चार्ज अप रहती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक रिलीजन के बेसिस पे पब्लिक को मोबिलाइज करना ईजी होता है, ठीक है। वो अपने आप को, चूँकि इस्लाम एक उनका स्टेट रिलीजन था, तो आपस में बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए अपना पूरा एफर्ट देते हैं। हमारे देश में सेकुलरिज्म है, ठीक है, हमारे देश में आप धर्म के नाम पे किसी को यूनाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा डिफरेंस है इंडिया और बांग्लादेश की सिचुएशन में। थर्ड जो डिफरेंस है वो है मिलिट्री का। तो अगर आपने बांग्लादेश का प्रोटेस्ट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब पीएम हसीना ने रिज़ाइन किया तो मिलिट्री ने चार्ज लिया, और कई जगह ये बताया जा रहा है कि जो उनकी आर्मी थी बेसिकली वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व थी। उसने चार्ज लिया, इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म करी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, बट वहाँ की जो मिलिट्री थी इसका मतलब ये कि वो पूरी तरीके से एक्टिव थी। हमारे देश में मिलिट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आउटसाइड एग्रेशन है उसके प्रोटेक्शन के लिए है। अंदर क्या चल रहा है हमारे देश में इंटरनल मैटर में आर्मी इंटरफेयर नहीं करती है। एक फेमस बुक थी अपूर्वा कुंडू की बुक जो इमरजेंसी के दौरान आई थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि कैसे इमरजेंसी के दौरान सरकार ने आर्मी से हेल्प मांगी थी कि हम इमरजेंसी इंपोज कर रहे हैं, आप लोग हमारी हेल्प कीजिए इमरजेंसी को इंपोज करने में, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है, लोगों ने इमरजेंसी को भी डिफाई करना शुरू कर दिया था। तो वो चाहते थे, गवर्नमेंट चाहती थी कि आर्मी उनका साथ दे, बट आर्मी ने जो उस वक्त आर्मी के जो जनरल थे, मेजर जनरल TN रायना, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि आर्मी आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, और अपने जितने भी स्टेट में अपने ऑफिसर्स थे, ठीक है, जितने भी जनरल थे, उन सबको बोल दिया गया था कि आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना है और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। मतलब आर्मी हमारे देश के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती, वो पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट और ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका देश की पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यही हमारे देश की सबसे अच्छी और एक खास बात है। दूसरा ये कि इंडिया में जो आर्मी है उसकी बेसिकली कू प्रूफिंग हुई है। कू प्रूफिंग का इसका मतलब ये है कि अगर हमारे देश में कोई भी किसी प्रकार का इंटरनल वायलेंस होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम आर्मी की हेल्प नहीं लेते, ऐसे केस में हम पुलिस की हेल्प लेते हैं, और अगर ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ी तो CAPF CRPF जैसी ऑर्गेनाइजेशन होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है, वो सिचुएशन को कंट्रोल करती है, ना कि हम आर्मी को बुलाते हैं। तो आर्मी को हम ऐसा कोई मौका देते ही नहीं कि जहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो और बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ से निकल जाए और फिर आर्मी को चार्ज लेना पड़ जाए। हम ऐसी सिचुएशन अराइज ही नहीं होना देना चाहते, ठीक है। उसके बाद अगला जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल सिस्टम का।
हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम, आप चाहे उसको कितना भी कर्स कर लो, ठीक है, कितना भी उसे भला बुरा कह लो, पर हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम फिर भी एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में वन पार्टी रूल हो चुका था, कहने को वहाँ पर अपोजिशन थी, बट अपोजिशन ने लगातार इलेक्शन को बाइकआउट कर रहा था, क्योंकि जो बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 15th अमेंडमेंट से क्या किया गया कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न हुआ करता था उसको हटा दिया। बांग्लादेश में जब भी पहले इलेक्शन होता था तो एक इलेक्शन के दौरान एक 3 या 4 महीने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती थी, जिसके अंडर में पूरा इलेक्शन कंप्लीट होता था, ताकि जो रूलिंग पार्टी है उसे किसी प्रकार का फ़ायदा ना हो, ठीक है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोविजन था, बट 15th अमेंडमेंट लाके शेख हसीना ने क्या किया, इस प्रोविज़न को नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब हटा दिया प्रोविज़न। तो इससे हुआ क्या कि जो रूलिंग पार्टी जो गवर्नेंस में थी वही अब इलेक्शन कंडक्ट करा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि जो अपोजिशन थे वो पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि स्टेट मशीनरी का मिसयूज़ हो रहा है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, तो वो बाइकआउट कर देते थे, ठीक है। बट हमारे देश में अभी भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड है, और हमारे देश में इलेक्शन कमीशन को लेकर एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है कि हमारे देश में जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। और वैसे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब ऐसा पार्ट जिसको सरकार कभी बदल नहीं सकती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे देश का इलेक्शन, हाँ कई बार आप ईवीएम पे क्वेश्चन उठा लेते हो, अपोजिशन भी ईवीएम पे क्वेश्चन उठाता है, बट बहुत ही मिनिमम स्केल पे होता है, ठीक है। और ओवरऑल हमारे देश में जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी इंटीग्रिटी को सबने एक्सेप्ट कर रखा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब भी कोई पार्टी जीतती है, हमारे देश का अपोजिशन उस पार्टी के ओथ सेरेमनी में प्रेजेंट रहता है। जैसे पीएम मोदी ने जब ली तो जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने भी ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया, मतलब उसको एक ऑथराइज किया कि हाँ ये फेयर एंड स्क्वेयरली पीएम मोदी को मैंडेट मिला है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अमेरिका तक में जब ट्रंप चुनाव हारे थे तो उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ की जनता इतनी पागल हो गई थी कि कैपिटल हिल में उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये बताता है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी वो कितनी मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। अगर प्रोटेस्ट के दम पे हमारे देश में कोई पीएम बदलने की कोशिश करेगा तो हम वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाया जाता है। आप इलेक्शन लड़िए, आप अपना पक्ष सामने रखिए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है आप जीत सकते हो, आप जीतोगे और पब्लिक आपको वहाँ सपोर्ट करेगी, आप इलेक्शन में किसी को हरा दीजिए तो हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। जो 5th पॉइंट है वो है इकोनॉमी का पॉइंट। इकोनॉमी का पॉइंट में क्या है, बेसिकली बांग्लादेश में अगर आप सिचुएशन देखोगे तो उसकी इकोनॉमी भी लगातार डिक्लाइन कर रही थी, खासकर कोविड के बाद क्या हुआ, जो टेक्सटाइल सेक्टर था उससे उनका जो गारमेंट्स था वो एक्सपोर्ट करते थे वो लगातार डिक्लाइन कर रहा था। और बांग्लादेश की इकोनॉमी टेक्सटाइल में ओवर डिपेंडेंट है, पर हमारे देश की इकोनॉमी एक रोबस्ट और रेजिलिएंट है। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं, जैसे कि एग्रीकल्चर। हमारे देश की इकोनॉमी अगर मान लो एग्रीकल्चर फेमाइन आता है तो सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि हमारे देश में फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर भी है, वो कंट्रीब्यूट करेगी जीडीपी में, ठीक है। तो वो संकट आएगा, हो सकता है हम लोग डी ग्रोथ देखेंगे, रिसेशन देख सकते हैं, बट हमारे देश में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता कि पर्टिकुलर सेक्टर डूबा तो हमारी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये सिचुएशन हमारे देश की इकोनॉमी के साथ नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया की जो सिचुएशन है बांग्लादेश जैसी नहीं हो सकती। बांग्लादेश की सिचुएशन जो थी वो लोग बहुत पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये होना तय है। रिजर्वेशन वाला मुद्दा आया, उसके बाद बांग्लादेश की सरकार गिरी, ठीक है। बट और उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स जैसे डीप स्टेट इन्वॉल्व था। अब भारत में डीप स्टेट भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी। खासकर हमने फेमाइन भी देखा था, चाइना वॉर भी देख लिया, पाकिस्तान वॉर भी देख लिया। इस बीच हमें फूड की भी ज़रूरत पड़ी, हमने अमेरिका से फूड भी इम्पोर्ट किया। तो और इस सिचुएशन में हमने कई बार अमेरिका से मदद भी मांगी, ठीक है। तो अमेरिका ने बोला कि नहीं, हमको आप अपना बेस बनाने दो, मतलब हमें भारत में एक बेस चाहिए। बट इंडिया ने तब भी वहाँ ना बोला था जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। और आज भी हमारे देश में हम फॉरेन इंटरवेंशन को बिल्कुल हर तरफ से मना कर रखते हैं कि भाई हमें फॉरेन इंटरवेंशन नहीं चाहिए। जैसे हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर जीता था 1971 का, वहीं हमने शिमला एग्रीमेंट में शामिल कर लिया था कि अब जो जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो हम बायलैटरली डील करेंगे, मतलब इसमें हम किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम डीप स्टेट को मौका नहीं देते ज़्यादा हमारे देश की पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने का। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने पूरी सिचुएशन को एनालाइज़ किया। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।